हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम पहले देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस तरह का डिवाइस है, ये क्या करता है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में लेंगे। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच कैन सेंस। किस चीज का सेंस? ये सेंस करता है कि सर्किट में हमारे पास करंट है या नहीं, या और एक एप्लीकेशन इसका कहा जा सकता है कि इट कैन मेजर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस हो गया, अ डिवाइस which can detect the presence of current in a circuit. Also can measure small amount of current। ठीक है, लेकिन इसका मेन जो फंक्शन है दैट इज टू डिटेक्ट वेदर देयर इज अ करंट इन अ सर्किट और नॉट। इसका मतलब ये करंट का सेंस करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो इसके प्रिंसिपल में अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा इसी चैप्टर में कि करंट कैरिंग कॉइल अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक टॉर्क डेवलप होगा और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स I a b sin थीटा। तो ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, उसी की हेल्प से हम इसके प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल देखिए क्या है। इसका प्रिंसिपल है whenever a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, कह लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it experiences a torque। ठीक है, इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं इसका प्रिंसिपल, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और है इसका। तो ये हम लास्ट टर्म पे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई हमारा करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस किया जाएगा तो उस पे एक टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें तो हमें पता है। अब इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे अब हम डिस्कस करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए पहले हम एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट देखते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस तरह का एक मैग्नेट है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल बोल करते हैं। बोल का मतलब एक होल टाइप का करेंगे, तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल हॉलो पोर्शन इसके अंदर आ गया। इसको हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद देखिए हमें मिलेगा क्या, हमें एक पोर्शन इस तरह का मिलेगा मैग्नेट का,
और ये दूसरा पोर्शन इस तरह का मिल जाएगा और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ओपनिंग रहेगी हमारे पास। ये हमारा नॉर्थ मैग्नेट हो गया और ये साउथ हो गया पोल, और इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने जो भी स्टडी की है वहां पे जो मैग्नेट हम रखते थे वो इस तरह का मैग्नेट रखते थे, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट आती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने मैग्नेट रखा है उसको कर्व्ड शेप में हमने फॉर्म कर लिया है। ठीक है, यही कर्व शेप हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देगी। अब कैसे देगी वो समझिए। तो ये हमने क्या किया, ये समझ में आया कि एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट था, उस मैग्नेट में सिलेंड्रिकल मैग्नेट था, उसमें एक सिलेंड्रिकल बोरिंग की हमने और इस शेप में मैग्नेट्स हमारे फॉर्म हो गए। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अभी बताते हैं कि ये आयरन कोर है हमारा और इसके बीच में ही हम अपना कॉइल प्लेस करेंगे। तो जरा पहले हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को और डिटेल में समझ लेते हैं। इसके टॉप व्यू को हम लेते हैं अगर, तो इसका टॉप व्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये हो गया हमारे पास साउथ। ठीक है, अब यहां पे जब हम कॉइल को रखेंगे, ये हमारे पास कॉइल सिलेंड्रिकल है तो इस तरह का भी हमारे पास आएगा बिल्कुल टॉप व्यू। अब देखिए हम ये जानते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो इसका मतलब अगर यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड ये ओरिजिनेट हो रही है तो ये इस तरह से यहां पे जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां से ओरिजिनेट हो रही है नॉर्थ से तो ये ऐसे करते हुए इधर जाएगी, यहां से ओरिजिनेट हो रही है तो ये डॉटेड और ये इस तरह जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और बना लेते हैं हम, ये हमारे चलिए ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है साउथ पोल पे। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि दे नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो ये हमें लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये कुछ कंस्ट्रक्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा कॉइल है अंदर और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें होता क्या है, ये देखिए ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब देखिए ये जो हमारी लाइन है ये यहां से ऐसे गई। ठीक है, ये यहां से जा रही है नॉर्थ टू साउथ। बात समझ आ गई। अब क्या होगा, यहां से जो लाइन आ रही है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये इसको क्रॉस करके इधर नहीं आएगी, क्रॉस करके इधर नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, ये यहां पे इस पे एक प्रेशर लगेगा और ये इस तरह ये ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब ये जो अपीयर हो रही है हमें यहाँ पे आते हुए, ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही है, ये यहाँ पे टर्न हो जा रही है। इसी तरह अगर हमारे पास ये यहां से एक लाइन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये भी ऐसे टर्न होते हुए इधर आ जाएगी। ठीक, इधर से एक कोई और आ रही है मान लीजिए, ये भी क्या होगी कि ऐसे टर्न होते हुए इस तरह से यहां आ जाएगी। और अगर यहां से कोई और आ रही है तो ये भी टर्न करते हुए ऐसे आ जाएगी। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यहां से जो लाइन आ रही है और हमें जो लग रहा था कि ये यहां पे एंड हो रही है, केस ये नहीं था। केस ये था कि ये यहां से बेंड होते हुए यहां से टर्मिनेट हो रही है यहां पे। ठीक है, अब चलो इसमें देखिए, अगर इस मिडिल कंस्ट्रक्शन को हम हटा दें, इस कंस्ट्रक्शन को हटा दें, तो देखिए हमें क्या अपीयर हो रहा है। हमें ये अपीयर हो रहा है
कि ये सारी रेज यहाँ पे जैसे करस्पॉन्डिंग ये आई तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे इस तरह की हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये हमें अपीयर हो रहा है कि ये सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब along द रेडियस हमें ये जो सर्कुलर था यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड हमें दिख रही है, तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस अभी हम देखते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए हमें जो पोल्स चाहिए वो कर्व चाहिए, ठीक है, सर्कुलर पोल्स चाहिए, जिसकी वजह से हमारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में होगा क्या हमारे पास, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हमने एक कॉइल बेस किया, ये हमारे पास मान लीजिए कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसकी एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बिटवीन ए एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर देखिए अगर कॉइल रोटेट करके इस तरह से आता है तो इस तरह से जब आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, फिर एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अच्छा अगर कॉइल हमारा इस तरह रोटेट करता है, ये आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने से हमारे पास फायदा ये है कि हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई इन ऑल द केसेस। ये हमने यहाँ पे इस सेटिंग से फिक्स कर लिया। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फायदा ये है कि हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री, या हम यूं कहें कि हम इसकी हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू को 1 कर लेते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला था, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा था, तो साइन थीटा को 1 करके हमने इसको थीटा से इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब इसकी डिपेंडेंसी ऑन एंगल हमने रिमूव कर दी यहाँ पे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये फायदा है। अच्छा इसके बाद देखिए हम फिगर पे आते हैं, तो ये हमारा एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स हो गए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कॉइल हमारा सॉफ्ट आयरन, एक सॉफ्ट आयरन कोर है और उसी में हमारा कॉइल प्लेस किया गया है, ठीक है, ये हमारा कॉइल है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा कॉइल है, इस कॉइल को एक एंड, ये एक पाइवोट है और एक ये पाइवोट है, दो एंड्स है, एक एंड को हमने फिक्स कर दिया। जैसे ये हमारा जैसे आप देखिए साइकिल की पैडल में क्या होता है, साइकिल की पैडल एक ऐसे रॉड होती है बीच में और इसके अलोंग वो घूमती है, ठीक है। तो एक एंड ये हो गया और एक एंड दूसरा हो गया, तो एक एंड को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। ये टॉप व्यू है, ओरिजिनल व्यू ऐसे आएगा, ये नीचे का जो पोर्शन है इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। और फिक्स करने के बाद एक यहाँ पे हेयर स्प्रिंग स्पाइरल शेप में हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इसके साथ फिक्स है और ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगा, तो रिंग हमारी जो स्प्रिंग है वो टाइट होगी। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा स्प्रिंग हो गया यहाँ पे और ये कॉइल हो गया। इसके बाद इस सॉफ्ट आयरन कोर जो है हमारा, यहाँ से इस सर्कुलर पोर्शन से एक पॉइंटर हमने लगा दिया और एक स्केल लगा दिया, ठीक है, जिससे यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम यहाँ पे नोट कर सकेंगे। तो अब देखिए होता क्या है, एक्चुअल में जब हम
रेडियल फील्ड लगाते हैं तो हमारे पास साइन थीटा तो 1 हो गया, साइन थीटा 1 हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास जो हमने टॉर्क लगाई, जो टॉर्क हम लगा रहे हैं वो टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी हाँ साइन थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये कॉइल है, यहां पे स्प्रिंग इन फिक्स की है हमने, स्प्रिंग फिक्स करने से जब ये कॉइल इसमें टॉर्क डेवलप होगा बिकॉज ऑफ आई, आई की वजह से जब टॉर्क डेवलप होगा तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो हमारी स्प्रिंग टाइट होगी। ठीक है, स्प्रिंग टाइट होगी, इसका मतलब हमारी स्प्रिंग उसको वापस मिलाना चाहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये टाइट हो जाएगा तो यहां पे एक काउंटर टॉर्क भी डेवलप होगा। काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क का मतलब ये हो गया कि जो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उस टॉर्क को वो ओवरकम करे। ठीक है, तो यहां पे काउंटर टॉर्क हमारा इसको कहते हैं हम डिनोट कर रहे हैं दैट इज के। ठीक है, के देखिए हमारी स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा कि हमारी स्प्रिंग किस तरह की है, और इसको कहेंगे हम के को रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब जितना यहां कह रहे हैं एंगल, जितना वो पर डिग्री एंगल ट्विस्ट होगा एंगुलर टर्म्स में, रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें जितनी डेवलप होगी उसको हम के कहेंगे। ठीक है, पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब एक यूनिट एंगल में जितना ट्विस्ट होगा उसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन ऐसे आएगी, जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज करता जाएगा, ट्विस्ट का जितना ट्विस्ट होगा वो एंगल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो वो टॉर्क हमारी इस टॉर्क के बराबर हो जाएगी। मींस ये जो हमारा अप्लाइड टॉर्क है, ये जो टॉर्क डेवलप हुआ है ड्यू टू करंट, ये फिक्स्ड है उसमें, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास फिक्स्ड है। तो यहाँ पे ये जो करंट डेवलप होगा एक ऐसा टाइम आएगा कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क इसके बराबर हो जाएगी, और उस कंडीशन में मान लीजिए हमारा एंगल फाई है, उस समय फाई एंगल, तो यूनिट में कितना है, के है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अगर हमारा ट्विस्ट फाई हुआ तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी के फाई, एंड दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये उस कंडीशन में होगा जब हमारी रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क इक्वल हो जाएगी, कि हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है और टोटल हमारा ट्विस्ट फाई है। तो यहां से हम निकालते हैं कि हमारा फाई कितना होगा, ये हो जाएगा एन बी ए अपॉन के, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, यहां पे देखिए ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, के जो भी स्प्रिंग लेंगे उसका हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो फाई की वैल्यू यहां पे ये कांस्टेंट हो गया, और इस कांस्टेंट को हम यहां पे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आ गया। अब यहां से हमारे पास देखिए एक रिलेशन ये आ रहा है, एक ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा हमारा करंट होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे करंट इसमें आएगा ये कॉइल रोटेट करेगा, रोटेट करने से ये जो पॉइंटर इस पर फिक्स्ड है ये पॉइंटर ऐसे मूव करेगा, और हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि whether the circuit has current or not। तो इस तरह से हम
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सर्किट में करंट है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, तब तक ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए यहां पे हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। इसको हम जी से डिनोट करेंगे, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास क्या होता है, दिस इज जी इज इक्वल टू आई अपॉन 5। इसका मतलब फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास हो गया कि जब यूनिट करंट हम पास कर रहे हैं कॉइल से तो जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट पास करना पड़ेगा वो हमारा फिगर ऑफ मेरिट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से अगर निकालते हैं I अपॉन 5 तो ये आ जाएगा K अपॉन N B A। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K अपॉन N B A। ये हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट हो गया। अब यहां पे एक टर्म हमारे पास और आता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, देखिए सेंसिटिव वर्ड आपने बहुत बार यूज किया होगा। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि वो कितना ज्यादा सेंस कर रहा है। इसका मतलब अगर हम गैल्वेनोमीटर को लेते हैं और उसमें यूनिट करंट पास करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है या वोल्टेज अगर हम थोड़ा सा पास करते हैं उससे तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब एक थोड़े से करंट के लिए और थोड़े से वोल्टेज के लिए उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन वो शो करेगा। तो अब सेंसिटिविटी में हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक आता है करंट सेंसिटिविटी और एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा यूनिट करंट करने पे वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहां पे इसको हम आई एस से डिनोट कर रहे हैं और ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो एंगल है पाई अपॉन आई। ठीक है ना, इसका मतलब यूनिट करंट प्रोड्यूस करने पे जितना ज्यादा एंगल रोटेट कर रहा है वही उसकी रीडिंग होती है। तो हम कहेंगे कि यूनिट करंट प्रोड्यूस करने पे जितना ट्विस्ट हो रहा है उसमें, जितना एंगुलर चेंज हो रहा है, दैट इज इट्स सेंसिटिविटी। और ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन आई, ये फॉर्मूला हो जाएगा एन बी ए अपॉन। तो इस फॉर्मूले से अगर हम कुछ रिजल्ट लिखना चाहें तो ये रिजल्ट बता सकते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किन टर्म्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्म्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज को अगर हम चेंज करते हैं तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर चेंज होगी। देखिए इन्हीं फैक्टर्स को, जैसे ये हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, इस फॉर्मूले में हर चीज को ध्यान में रखते हुए कि कितना हम टर्म में मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखें, एरिया कैसे रखें और कितना हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रखें, इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गैल्वेनोमीटर हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला आ गया। इन तीनों में से किसी चीज को बढ़ाएंगे तो हमारी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और इसको अगर बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास सेकंड आता है वोल्टेज
सेंसिटिविटी। देखिए जैसे करंट सेंसिटिविटी हमने डिफाइन किया, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन कर रहे हैं, ये हो जाएगा phi अपॉन V। ठीक है, अच्छा phi अपॉन V, लेकिन यहां पे हमें कोई भी फॉर्मूला phi और V का नहीं मिल रहा है, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं phi I R। अब phi अपॉन I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, N B A अपॉन K, ये phi की वैल्यू हो गई, phi अपॉन I की, और यहाँ पे R एक टर्म होगा। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, अगर एक यूनिट वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो उसमें जितना डिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आया NBA अपॉन K मल्टीप्लाइड बाय R। तो यहां पे देखिए सारी चीजें लगभग वही है, यहां पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो जा रहा है दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को जब हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस को जब हम कम करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसमें इन क्वेश्चंस में सेंसिटिविटी के बारे में डेफिनेशन पूछी जाती है, उसका रिलेशन पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि किन फैक्टर्स पे ये वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी हमारी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो इससे आप बता सकते हैं कि हम वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी को किन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कि हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, जिससे हमें डिजायर्ड करंट का डिफ्लेक्शन इसमें मिल सके। ठीक है, और ये सारी बातें हो गई सेंसिटिविटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एज अ मीटर एंड एज अ वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं।